गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9। हम लोग कल की कक्षा में हमने अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। अर्थ अलंकार में कविता में जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वह अर्थ अलंकार होता है ना। तो काव्य में अलंकार क्या है? वाणी का श्रृंगार है। और हमने ये भी जाना कि अर्थ अलंकार मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 5 तरह के होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, है ना। तो पिछली कक्षा में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बारे में जाना और आज की कक्षा में हम उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका, कल तो आपने पढ़ा ना कि उपमा अलंकार क्या होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो आज रूपक अलंकार क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्ष अलंकार को हम किस तरह से पहचानेंगे? उसके लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं काव्य में जिससे हम जो है बड़ी आसानी से उन काव्य पंक्तियों को जान सकते हैं कि ये काव्य पंक्ति उत्प्रेक्ष अलंकार से संबंधित है ना। तो काव्य में, कविता में या काव्य में पद में जो है वहाँ पर मानो मतलब मानना, मनु, मनहु, जनु मीन जानो, जनहु, जानो, ज्यों मतलब जैसे, मनो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है वस्तु को संभावी रूप से देखना। इसमें न तो पूरा संदेह रहता है और ना ही पूरा निश्चय रहता है कि ये पक्का नहीं रहता है। उसकी संभावना की जाती है, उसको माना जाता है। जैसे होता है, ज्यों होता है, मानो होता है, मनहु होता है। मतलब ये पूरी संभावना नहीं है, जैसे मान लिया जाए, मानो। ठीक है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में वस्तु को संभावी रूप से देखना, इसमें न तो पूरा संदेह रहता है और ना ही पूरा निश्चय। इसमें कवि की कल्पना साधारण न होकर विलक्षण होती है, एक विचित्र होती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो उदाहरण है उसके द्वारा आप इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है। उम्मीद है कि इन उदाहरणों के द्वारा आप उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में ठीक से समझ सकेंगे। ठीक है। तो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, हम उन उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है। उदाहरण है, सोवत ओढ़ पीत पाट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात,
है ना। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है अपने शरीर पर क्योंकि वो जो है नीले वस्त्र, पट मतलब पीले वस्त्र जो है, पीत पट मतलब पीले वस्त्र जो है वो धारण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण के का वर्णन किया जा रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट मतलब पीले वस्त्र, श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर, अपने सलोने शरीर पर श्याम सलोना जो सांवला सलोना जो शरीर है उस पर उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं। मानो नीलमणि सैल पर, सैल मतलब पर्वत, नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, जैसे वहां पर प्रभात की किरणें पड़ रही है ना। इसका अर्थ है कि पीतांबर ओढ़े कृष्ण का शरीर कैसा है, मानो नीलमणि का पर्वत है जिस पर प्रभात की सूर्य की किरणें पड़ रही है। यहाँ कृष्ण के शरीर में से नीलमणि पर्वत जिस पर प्रभात की सूर्य की किरणें पड़ रही है संभावित कल्पना की गई है। यहाँ पर सूर्य जब नीलमणि पर्वत पर पड़ रहा है, जो प्रभाव दिख रहा है सूर्य की सुनहरी किरणें, पीली किरणें, सुनहरी किरणें जब नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है और श्री कृष्ण के शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर सांवला सलोना है ना, सांवले रंग के थे और उस पर उन्होंने पीले वस्त्र को धारण किया हुआ है ना। तो कवि को ऐसे लग रहा है जैसे कि सैल पर्वत पर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हो, ये संभावना की गई है, माना गया है, मानो, है ना। दूसरा उदाहरण है, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन के क्रोध की तुलना, ठीक है, उसको माना जा रहा है कि समुद्र में जब तेज हवा चलती है, लहर उठती है ना, तो समुद्र जैसे लहराने लगता है, उसकी ऊंची ऊंची लहरें उड़ने लगती है, वो मतलब कांपने लगता है, लहराने लगता है, तो उसकी तुलना की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस काल मारे क्रोध के मनु में तो मानो कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन के क्रोध से कांपने की तुलना समुद्र में उठने वाली हवा के झोंकों से उठने वाली जो लहर है, लहर की वजह से जो कांप रहा है उससे तुलना की गई है ना। यहाँ अर्जुन के क्रोध के कांपते शरीर से सागर में तूफानी संभावना की गई है, जो तेज हवाएं चल रही है और उस हवाओं की वजह से जो है सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, उसका कंपन हो रहा है ना, उससे तुलना की गई है। मानो ऐसे लग रहा है, मानो जो अर्जुन क्रोध में है तो उसे ऐसे लग रहा है कि मानो जो है समुद्र में तूफान आया हुआ है, इस तरह से उनका क्रोध है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा रीतु प्रकट बुढ़ाई। है ना, कास के जो फूल होते हैं, अभी जैसे दुर्गा पूजा के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि मैदानों में जहाँ घास होती है, बहुत सारी घास होती है, तो वहाँ पर सफ़ेद जो है घास में जो है सफ़ेद फूल लग जाते हैं, है ना, उसे कास के फूल कहा जाता है। तो उसी से हमें पता चलता है कि दुर्गा पूजा का आगमन हो रहा है, इसी समय जो है ये फूल लगते हैं, कास के फूल लगते हैं, है ना। तो फूले कास सकल मही छाड़े, सारे धरती पर जो है कास के फूल छाए हुए हैं। जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ऐसे लग रहा है कि जो है
ये प्रकृति जो है, क्योंकि वो सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो सफ़ेदी छा जाती है, तो ऐसे लगता है, कवि इसकी कल्पना कर रहा है कि ऐसे लग रहा है मानो प्रकृति जो है वो बूढ़ी हो गई है। जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, बुढ़ाई मतलब बूढ़ा हो गया है, ऋतु जो है वो धरती जो है मही जो है वो बूढ़ी हो गई है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है जनु लगा है, फूले कास सकल मही छाई, जनो जानो, जैसे बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति जो है वो बूढ़ी हो गई है ना। तो यहाँ पर जनु शब्द लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। इस काव्य में कास के फूल में उपमा है और वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना की गई है ना। ऋतु जो है वो बूढ़ी हो गई है। अगला है झुककर मैंने पूछ लिया, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। प्रश्न करने पर जैसे जो है वो झटका लग गया। इस काव्य में पूछना उपमेय है और झटका खाना उपमान है की संभावना प्रस्तुत की गई, ऐसे लगा मानो उसे झटका लग गया है ना। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है आपको क्या देखना है, क्या याद करना है, मानो, मनो, मनु, जो, जनो। ठीक है, जहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना यानी कल्पना की जाती है। अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु को बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं या बहुत अधिक उसे बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की जाती है, जो वो है नहीं लेकिन फिर भी इस तरह से प्रशंसा की जा रही है ना, तो वहाँ पर वो अतिशयोक्ति, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। जैसे डिंग मारना, किसी चीज़ को, किसी की जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना। ठीक है, तो जब किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर की जाए, वो लोक सीमा मतलब सांसारिक सीमा से परे हो जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जिसकी इस धरती पर संभावना ही नहीं है, उस तरह से की जाए तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, सारी सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। आप लोगों ने तो रामायण के बारे में तो जाना ही है ना। जब हनुमान लंका जाते हैं तो रावण उनको बांधकर जो है पूंछ में आग लगा देता है, और हनुमान क्योंकि वानर थे और इसलिए जो है उनकी पूंछ में आग लगने के बाद वो जो है इधर उधर जंप मारते हैं, कूदते हैं, और जिससे जो है जगह जगह आग लग जाती है और सारी लंका जल जाती है। ये प्रसंग तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, अभी आग लगाए ही नहीं थे, इधर वो कार्य किया ही नहीं गया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उधर सारी लंका जलकर खाक हो गई। मतलब इतनी अधिक उसको बढ़ा चढ़ाकर, उसकी तीव्रता का वर्णन जो है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। ठीक है, तो हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, सारी लंका जरी, जरी मतलब जड़ गई, गए निशाचर, निशाचर मतलब राक्षस, निशाचर, निशा मतलब रात में चढ़ने वाले, कौन है, राक्षस। गए निशाचर भाग, सारे जो राक्षस थे, रावण के जितने भी राक्षस थे, जितने भी अनुचर थे, वो सब डर के मारे भाग गए। ठीक है, तो हनुमान की पूंछ जो लंका दहन का कारण बनी, आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर खाक होने से
अतिशक्ति अलंकार है, क्योंकि अभी पूंछ में आग लगाई नहीं गई थी। ठीक है, और कवि जो है इसका वर्णन कर रहा है कि अभी आग लगी ही नहीं थी कि सारी लंका जलकर खाक हो गई। क्षण में, क्षण से भी जीरो, मतलब इतनी तीव्रता है। ठीक है, तो ये बढ़ा चढ़ा कर, ऐसा तो संभव नहीं होता है ना कि यहाँ आग लगी नहीं, अभी लगा, मतलब लाग लगते ही जो है सारी लंका जल गई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये जो है संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर उसकी तीव्रता का, उसकी तेज़ी का वर्णन जो है बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। किसकी तेज़ी का? हनुमान की तेज़ी का जो है बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अगला जो है, और एक एक उदाहरण आप लोग देखिए, उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अतिशक्ति अलंकार का एक उदाहरण है यहाँ पर। पड़ी अचानक नदी अपार। अपार मतलब जिसको पार करना संभव नहीं था, बहुत चौड़ी थी, बहुत लंबी चौड़ी थी, गहरी थी, और राणा जो है युद्ध कर रहे थे, युद्ध क्षेत्र में थे, और वो जो है युद्ध करते करते नदी को पार करना था उनको, दुश्मन पीछे आ रहे थे। ठीक है, तो वो जो सोचते ही है, नदी के इस पार खड़े होकर वो केवल सोचते हैं, तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी को पार कर चुका था। ये कवि की कल्पना है। ठीक है, तो पड़ी अचानक नदी अपार। अपार मतलब जिसे पार करना असंभव था, क्योंकि बहुत चौड़ी थी। ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे पार, अब ये राणा सोच ही रहे थे। तब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक की फुर्ती कहा जाता यह है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो बहुत फुर्तीला था, और अपने मालिक, अपने जो राजा राणा प्रताप थे, उनकी हर एक इशारे को बहुत अच्छी तरह समझता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है राणा प्रताप अभी नदी पार करने के सोच ही रहे थे, तब तक चेतक जो है नदी पार करके उस पार चला गया था। उनकी सोच और इस कार्य का होना, तो यहाँ पर चेतक की फुर्ती को दर्शाने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है उसकी फुर्ती को बताया गया कि राणा अभी सोच ही रहे थे, अभी उनके दिमाग में ये बात थी, तब तक चेतक जो है नदी के उस पार पहुंच गया था। तो यहाँ पर चेतक की फुर्ती को बताया जा रहा है। ठीक है, तो पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो केवल सोचने मात्र से घोड़ा एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे कैसे जा सकता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर कवि जो है, कवि की कल्पना है, वो चेतक की फुर्ती को बताना चाह रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने चेतक की फुर्ती की प्रशंसा जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर की है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अतिशक्ति अलंकार। ठीक है, अगला जो पद है उसको देखते और समझते हैं। ठीक है, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन वैसे ही हुआ। यहाँ पर अर्जुन के जो धनुष है उसको गांडीव कहा जाता है, कि अर्जुन ने अभी यहाँ पर अपने गांडीव से जो है शर मतलब तीर छोड़ा ही नहीं, और उधर जयद्रथ जो कौरव की तरफ से था जो है वो ठीक है, जो कौरव की तरफ से थे जयद्रथ, उनका वध जो है वो इनका तीर अभी यहाँ से छूटा ही नहीं, और उधर जो है जयद्रथ का जो है वो वध हो गया, उसका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर जो है अर्जुन के तीर की तेजी को बताया गया है। ठीक है,
अर्जुन के तीर की तेजी को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे है, तो ये था आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके बाद है आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति में मानवीय चेष्टाओं को देखना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रकृति में जो है मानव को मानना, जड़ जो है, प्रकृति क्या है, जड़ है, लेकिन उस पर जो है चेतन मनुष्य के आरोप लगाना। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक है, मेघ में दिवस का अवसान समीप था, मतलब शाम का समय था। अभी जैसा जो है संध्या के समय में जब सूर्य अस्त होता है ना, और उसके उपरांत जो है धीरे धीरे अंधकार, संध्या जो है वो आगे बढ़ते जाती है और अंधकार फैल जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि दिवस का अवसान समीप था, मतलब सूर्य जो है अस्त हो चुका था, हो रहा था। ठीक है, और संध्या सुंदरी, संध्या जो है, संध्या को कवि ने एक स्त्री के रूप में देखा है, और वो सुंदरी जो है आसमान से धीरे धीरे वो धरती पर आ रही है। ठीक है, बहुत सुंदर कल्पना है। यहाँ पर जो है संध्या को एक स्त्री के रूप में देखा जा रहा है, और उसे एक परी, सुंदर परी के रूप में देखा जा रहा है, और वो धीरे धीरे जो है वो आसमान से धरती पर संध्या के रूप में उतर रही है। ठीक है, तो इस संध्या को एक सुंदरी यानी एक स्त्री के रूप में देखा जा रहा है, और यहाँ पर प्रकृति में है ना, प्रकृति में जो है मनुष्य को, चेतन को देखने की, इसका मानवीकरण किया जा रहा है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है, उसको, संध्या को एक स्त्री के रूप में देखा जा रहा है, एक मानव के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ प्रकृति का मानवीकरण करना। आगे और देखेंगे, एक और एक है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। ये आप ही लोगों की कक्षा का है। ठीक है, कविता है ये, अभी तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं ये। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ, मेघ मतलब बादल। आकाश में गर्मी के उपरांत जब आकाश में बादल छाते हैं, वर्षा वाले बादल छाते हैं, उसको मेघ कहते हैं। ठीक है, तो मेघ जो है वो बंठन कर आए हैं, और मेघ आने से पहले, आकाश में बादल छाने से पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो कवि ये कल्पना कर रहा है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो है, बादल जो है बंठन के संवर कर आए हैं, और उनका आगमन, उसके आगमन से जो है हवा उसका जो है स्वागत कर रही है। ठीक है, और आज आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा, हवा को एक स्त्री के रूप में देखा जा रहा है, और मेघ को जो है एक दूल्हे के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, मेहमान के रूप में देखा जा रहा है। तो कवि कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। ठीक है, बादलों को जो है यहाँ पे एक मेहमान के रूप में देख रहा है, और हवा को जो है एक वो स्त्री के रूप में देख रहा है। तो ये हुआ आपका प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। आ रही रवि की सवारी, ये प्रातः का जो सुबह का जो है वर्णन है, ये प्रातः का वर्णन है, जब सूर्य उदय होने वाला है और सूर्य का आगमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य को एक राजा महाराजा के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, आ रही रवि की सवारी मीन सूर्य की सवारी आ रही है। नव किरणों का रथ सजा है, जो नए किरणें, सूर्य प्रभात जब होता है तो क्या होता है, सूर्य के आगमन से पहले जो है उसकी पौ फटती है, किरणें आती है। ठीक है, तो उसकी कल्पना कवि कह रहा है कि
जो है रवि जो है सूर्य जो है वो रवि रथ पर सवार होकर आ रहे हैं, और आगे आगे जो है उनके मतलब ये नव किरणों का रथ सजा है, और जो उनके जो रथ है वो किरणें हैं, किरणों के को जो है रथ से तुलना की गई है। नव किरणों का रथ सजा है, कली कुसुम में पट सजा है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो जितने भी कलियां होती है सूर्य की किरणें पड़ने पर वो खिल जाती है। तो कवि की ये कल्पना है कि सूर्य का प्रभात के समय में सूर्य का आगमन हो रहा है और वो किरणों के रथ पर सवार होकर आ रहे हैं, और जो रास्ता है वो कलियों से, कुसुम से, फूलों से जो है वो सजा हुआ है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सारे फूल खिल जाते हैं, है ना। तो कली कुसुम से पट सजाए, पट मतलब रास्ता सजा हुआ है, ठीक है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धरी। जो बादल कौन है, यहाँ पर रवि जो प्रभात है, सूर्य है, उसके अनुचर है, उसके सेवक है। और उन्होंने किस तरह के वस्त्र धारण किए हैं, सुनहरे। जब सूर्य उदय होता है तो आकाश जो है वो सुनहरा हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर अनुचर, बादलों को जो है उसका अनुचर मतलब सेवक कहा गया है, ठीक है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है। रवि सूर्य को एक राजा माना जा रहा है और बादलों को जो है अनुचर माना जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कवि की एक कल्पना है, कवि प्रकृति में मानवीकरण कर रहा है, ठीक है। तो आ रही रवि की सवारी, नव किरणों का रथ सजा है, कली कुसुम से पट सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धरी। अनुचर सेवक, सेवक यहाँ पर कौन है, बादल, ठीक है। तो बादलों को कवि जो है अनुचर सेवक से तुलना कर रहा है, मतलब मानवीकरण कर रहा है, और उन्होंने सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। अगला उदाहरण एक देखते हैं हम लोग, और फूल हंस कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये तो प्रकृति है ना। हम लोग कई बार देखते हैं फूलों की तरह मुस्कुराना, फूल मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो या बादल मुस्कुरा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रकृति है। फूल प्रकृति के हैं, लेकिन फूलों का क्या मुस्कुराना, जैसे मनुष्य की तरह तो फूल मुस्कुराते नहीं है, लेकिन यहाँ पे फूलों का मुस्कुराना, फूलों का जो है यहाँ पर कवि मुस्कान से जो है इसका मानवीकरण कर रहा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, है ना। फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है। तो हंसना और मुस्कुराना ये किसका है, किसकी क्रिया है, मनुष्य की क्रिया है, ठीक है। लेकिन हम जो है कई बार कवि और हम जो है फूलों को हंसता हुआ, कलियों को मुस्कुराता हुआ कल्पना करते हैं। तो ये फूलों का और कलियों का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। तुम भूल गए क्या, अगला उदाहरण है, तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को। कवि यह कह रहा है कि तुम अपनी मातृभूमि को क्या तुम भूल गए। तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, अपनी मातृभूमि के लिए कवि कह रहा है, ये धरती है, धरती को माता के समान माना जाता है। ये तो हम लोग ये करते हैं, धरती माँ है ना। तो धरती का क्या किया जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानवीकरण करते हैं, ठीक है। तो तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे, है ना। ये हमारी धरती हमारी मातृभूमि है, माता के समान है। धरती का मानवीकरण किया गया। हम इसके आंगन में, इसके मतलब धरती पर हम लोग चलते फिरते जीवन पाते हैं, इसमें खेलते कूदते हैं, अपना जीवन लीला करते हैं, है ना। तो जिसके आंगन में खेले कूदे मतलब जीवन लीला किए, और जिसके आंचल में सोए जागे, ठीक है। तो इस तरह से जो है मनुष्य को कवि जो है ये प्रकृति को जो है धरती को जो है कवि माता के रूप में देख रहा है, उसका मानवीकरण कर रहा है, और मनुष्य से कह रहा है कि क्या तुम इस धरती अपनी मातृभूमि को भूल गए जहाँ पर तुमने अपनी जीवन लीला की है, ठीक है। और इस धरती पर जो है इसकी गोद में तुम सोए जागे खेले, तो क्या तुमने अपनी मातृभूमि को भुला दिया। तो यहाँ पर जो है कवि जो है धरती मातृभूमि का मानवीकरण कर रहा है। तो ये था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और
मानवीकरण अलंकार। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को याद मतलब समझ आ गया होगा। और कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, वो आपको याद रखने वाली चीज़ है। मैं इसको लिख कर नहीं दूंगी, इसे आपको याद रखेंगे, सुनेंगे और फिर याद करेंगे। ठीक है। पहला है, हम लोग जो अर्थ अलंकार का जो भी हमने पढ़ा है, उसके जो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, उसे आपको याद रखना है। ठीक है। और सुनकर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उपमा अलंकार में अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। हमने उपमा अलंकार पढ़ा। दूसरा है रूपक अलंकार, को याद रखना। कैसे? रूपक अलंकार में अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप करके उसे अभेद, अभेद मतलब उसमें एकदम समान कर दिया जाता है, यानी एक कर दिया जाता है, वहां पर वो रूपक अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है, मानो, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी कथन का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार किसी निर्जीव पर सजीव का, जड़ पर चेतन का आरोप किया जाता है, तो वो होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जो अलंकार है, अर्थ अलंकार, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैं जो है कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा जो है हम लोग छुट्टियों के बात करेंगे। तब तक आप लोगों को जो है 31 के दिन याद है, आप लोगों को 31 के दिन जो है, जो भी आपको गूगल क्लासरूम में भेजा गया है असाइनमेंट वर्कशीट, उसे कंप्लीट करके 31 तारीख तक आपको इसको सबमिट करना है। और आप अगर देर करेंगे तो आपके मार्क्स, आप पूरा पेपर करने के बावजूद भी शायद आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जितने समय पर अगर आप देंगे तो आपको मार्क्स, अगर आप पूरा करेंगे और समय पर देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और आप जितना देर करेंगे, जितनी देर से इसको सबमिट करेंगे, जितनी देर से आप इसको जमा करेंगे, उतनी ही देर ज़्यादा नंबर आपके कटते जाएंगे। और एक बात ये कि आपको जो है उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और उसको पीडीएफ बनाकर, कोई और कुछ नहीं, क्योंकि पीडीएफ में ही जो है हमारे कॉपी करेक्शन करने में सुविधा होती है, इसलिए आपको पीडीएफ बनाकर जो है इसे गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। जेबी वगैरह कुछ नहीं बनाओगे, आपको पीडीएफ ही बनाओगे। ठीक है। तो आपके कॉपी करेक्शन हो गए। अगर आप किसी और माध्यम से भेजेंगे तो कॉपी करेक्शन आपका नहीं होगा। दूसरी और अंतिम बात यह है कि जो भी कॉपी होगी आप उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इसे आपको स्कूल में फिर से जमा करना होगा। ठीक है। तो आप इकट्ठा करके रखते जाइए, एक फाइल बनाइए और उसमें इकट्ठा करिए, और जब भी आपको बोला जाएगा आपको उसको स्कूल में जाकर से जमा करना होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।